नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं दोस्तों मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में जो अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है और मौलिक कर्तव्य जो है हेडिंग डाल लेंगे, क्योंकि कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि हमारे 4-5 आर्टिकल जो है बचे हुए हैं। तो पहले हम इनको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है यहाँ से स्टार्ट जो है करने वाले हैं। तो दोस्तों, 2 मिनट जो आप कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। यानी कल की क्लास में हमने जाना था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो इनको जो है संविधान के भाग 4 में रखा गया और संविधान के भाग 4 में जो है कितने आर्टिकलों की बात की जाती है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो है बात की जाती है संविधान के भाग 4 में। साथ ही जो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, इनको जो है कहाँ से लिया गया यानी किस देश से लिया गया था, तो इनको जो है आयरलैंड के संविधान से जो है भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। लेकिन आयरलैंड ने जो है राज्य के नीति निर्देशक को स्पेन से लिया था। कहाँ से दोस्तों? स्पेन से। अब इन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एम यानी उद्देश्य क्या था, यानी राज्य को कल्याणकारी बनाना। किसको? राज्य को कल्याणकारी बनाना। और साथ ही हमने जाना था आर्टिकल 36 कहता है राज्य की परिभाषा के बारे में। यहाँ पर राज्य जो है दोस्तों किसको, किसी स्टेट वगैरह को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बल्कि देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय स्थानीय निकाय, अन्य निकाय, संसद, विधानसभा, तो ये सभी मिलकर जो है राज्य को परिभाषित यानी देश को परिभाषित जो है करते हैं। साथ ही हमने जब मौलिक अधिकार पढ़ लेते तो उसमें भी जाना था आर्टिकल 12 में भी जो है राज्य की परिभाषा के बारे में बात की गई थी। तो दोस्तों, राज्य की परिभाषा जो है 3 आर्टिकलों में, आर्टिकल 12 में, 36 में और 152 में, तो तीनों में जो है राज्य की परिभाषा जो है दी गई है। तो ये आपको याद रखना है। अब आर्टिकल 37 में हमने देखा था जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ये जो है दोस्तों वाद योग्य नहीं है और इनको जो है किसी भी कोर्ट या न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, क्योंकि ये वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। यानी इनका उल्लंघन करने पर जो है किसी को भी सजा का प्रावधान नहीं है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही दोस्तों कुछ स्टेटमेंट थे, जैसे केटी शाह ने किसको यानी डीपीएसपी को कहा था कि डीपीएसपी जो है संविधान की यानी एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधा के अनुसार जो है अदा करता है। साथ ही डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने डीपीएसपी को संविधान की एक नई विशेषता या अनोखी विशेषता जो है कहा था। टीटी कृष्णाचार्य ने क्या कहा था? डीपीएसपी को वास्तविक भावनाओं का कूड़ादान या सच्चा कूड़ादान कहा था, क्योंकि इन्होंने इसलिए कहा था यानी जब इनका उल्लंघन करने पर कोई भी सजा का प्रावधान नहीं है तो इनको जोड़ने से क्या फ़ायदा, इसलिए इनको भावनाओं का वास्तविक कूड़ादान या सच्चा कूड़ादान कहा था। टीटी कृष्णाचार्य ने डीपीएसपी को, जी ऑस्टिन यानी ग्रेवलिन ऑस्टिन ने डीपीएसपी को संविधान की आत्मा कहा था। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो इनको आप अच्छे से याद रखना है। तो ये थे दोस्तों जिनके बारे में हमने कल की क्लास में पढ़ा था। अब आगे की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 41 तक जो हम पढ़ चुके थे। आर्टिकल आर्टिकल अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात की गई थी और आर्टिकल 41 में कहा गया था कि सभी नागरिक जो है अपनी शिक्षा के अनुसार जो है रोजगार पा सकेंगे। अब आर्टिकल 42 क्या कहता है? आर्टिकल 42 कहता है कार्य करने की न्याय संगत या मानवीय दशाएं, साथ ही स्त्रियों को प्रसूति सहायता यानी कार्य करने की न्याय संगत मानवीय दशाएं, यानी कार्य करने के लिए ऐसा माहौल होना चाहिए जहाँ पे ना तो ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए ना जहाँ पे ठंड होनी चाहिए ज़्यादा। स्त्रियों को प्रसूति सहायता यानी कोई सरकारी कर्मचारी महिला है, अगर महिला जो है गर्भवती हो जाती है तो उसको जो है छुट्टियां मिलेंगी 6 महीने की और साथ ही उसकी सैलरी जो है बराबर आती रहेगी। ये कहता है आर्टिकल 42। अब आर्टिकल 43 क्या कहता है? आर्टिकल 43 कहता है सभी मजदूरों को जीवन निर्वाह के लिए उचित मजदूरी मिल सके, यानी जो भी मजदूर हैं उनको कम से कम इतनी सैलरी तो मिले ताकि वह 2 टाइम की चैन से रोटी खा सकें। तो ये आर्टिकल 43 कहता है। अब आर्टिकल 43 का ए या क्या क्या कहता है? कर्मचारियों को औद्योगिक संस्थानों के प्रबंधन में भागीदार बनाया जाए,
यानी जो कर्मचारियों का लीडर होता है उनको जो है औद्योगिक संस्थानों के प्रबंधन में भागीदार बनाया जाए, ताकि वह अपने मजदूरों के जो है सहायता कर सके, या कुछ जो है अगर कोई समस्या हो तो उनकी समस्याएं जो है सुन सके। साथ ही जो आर्टिकल 43 का क्या है, इसको जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है आर्टिकल 43 के क्या को जो है जोड़ा गया था। अब दोस्तों आर्टिकल 43 का क्या कहता है, ये कहता है राज्य सहकारी समितियों का गठन, यानी जो कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं जैसे बी मार्ट, छोटा बाज़ार, बड़ा बाज़ार, विशाल मेगा मार्ट, तो ये सारी जो है ये कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ जो है होती हैं, और इनको आर्टिकल 43 के के द्वारा जो है इनका गठन किया जाता है। अब आर्टिकल 43 का जो है 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत जो है जोड़ा गया था। अब आर्टिकल 44 क्या कहता है, आर्टिकल 44 कहता है समान नागरिक संहिता लागू। तो दोस्तों समान नागरिक संहिता लागू जो है, यानी आज़ादी से पहले प्रथम राज्य था गोवा, यानी गोवा में जो है आज़ादी से पहले से ही जो है समान नागरिक संहिता लागू है, और आज़ादी के बाद जो उत्तराखंड जो है समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य जो है बन गया है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 45 क्या कहता है। आर्टिकल 45 कहता है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा का अधिकार, यानी जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनके लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा का अधिकार के बारे में बात करते हैं आर्टिकल 45। तो आपने देखा होगा जो गांव में आंगनबाड़ियाँ जो खुलती हैं उनको जो है इसी उद्देश्य से जो है खोला गया है। अब आर्टिकल 46 क्या कहता है, आर्टिकल 46 कहता है एससी तथा एसटी के आर्थिक एवं शैक्षिक विकास का प्रावधान के बारे में बात करता है आर्टिकल 46। अब आर्टिकल 47 कहता है नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध एवं पोषण स्तर में सुधार, यानी जो नशीले पदार्थ हैं इन पर जो है प्रतिबंध लगाया जाए और साथ ही पोषण स्तर में सुधार किया जाए। जैसे दोस्तों बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं भारत में जिन्होंने जो है दारू को बैन कर रखा है, यानी प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें जो है दारू बहुत ज़्यादा सस्ती बिकती है, जैसे हरियाणा है, गोवा है, इनमें दारू बहुत सस्ती बिकती है, लेकिन बिहार जैसे राज्यों में दारू पर बैन यानी प्रतिबंध है, और साथ ही पोषण स्तर में सुधार। तो ये सब आर्टिकल 47 में आता है। आर्टिकल 48 क्या कहता है, आर्टिकल 48 कहता है कृषि एवं पशुओं की सुरक्षा, यानी जैसे गौवंश की हत्या पर रोक, जैसे बछड़ा, गाय, बछिया व बैल की हत्या पर रोक लग सकती है, आर्टिकल 48 में कहा गया है। आर्टिकल 48 के क्या है, इसमें कहा गया पर्यावरण संरक्षण तथा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा। तो ये आपको पता होना चाहिए, यानी आर्टिकल क्या जो है आर्टिकल 48 का क्या कहता है, पर्यावरण संरक्षण तथा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के बारे में, और इसको जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया था आर्टिकल 48 के क्या को। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 49, इसमें जो है राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा के बारे में बात की जाती है, यानी जो हमारे राष्ट्रीय स्मारक हैं जैसे लाल किला है, दिल्ली गेट है, या जैसे लाल किला है, इंडिया गेट है, ताजमहल है, तो इन सभी की जो है सुरक्षा के बारे में बात की गई आर्टिकल 49 में। अब आर्टिकल 50 कहता है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अलग करना। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीति से संबंधित निदेशक तत्व जो है आर्टिकल 51 में जो है दिए गए हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, जैसे कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अलग करना किस आर्टिकल में, आर्टिकल 50 में है। साथ ही कृषि एवं पशुओं की सुरक्षा किस आर्टिकल में, आर्टिकल 48 में है। तो इस प्रकार यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन जो है बनेगा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। अब ये जो है हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट DPSP, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसलिए इसको DPSP कहते हैं, और हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो ये हमारा हो गया टॉपिक कंप्लीट। अब आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं मौलिक कर्तव्य, यानी जिनको फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहा जाता है। अब बात की जाए जो ये मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये हमारे मूल संविधान यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। तो अब इनको जो है कब जोड़ा गया था और इनको क्यों जोड़ा गया था। तो इनको जो है दोस्तों संविधान के भाग 4A में जो है जोड़ा गया था, और अनुच्छेद 51A में जो है इनको जोड़ा गया था। ये कहाँ से प्रेरित है, तो रूस के संविधान से जो मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है लिया गया है।
यानी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है आर्टिकल 4A जोड़ा गया था और इसी में जो है मौलिक कर्तव्य को रखा गया था, जिसमें आर्टिकल 51 से लेकर 51A के तक हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही जो ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 है, इसको लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि अब तक का जो है सबसे बड़ा संविधान संशोधन यही है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, क्योंकि इसके द्वारा जो है संविधान में 2 नए भाग जोड़े गए थे, भाग 4A और साथ ही भाग 14 और 9 नए आर्टिकल जोड़े गए थे और 52 आर्टिकलों में एक साथ संशोधन किया गया था। तो इसीलिए इसको लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि ये अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन था और इसी के द्वारा जो है संविधान के भाग 4A में जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और कहाँ से प्रेरित है? रूस के संविधान से प्रेरित हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी सिफारिश पर ये जोड़े गए थे। तो ये जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी थी 1976 में और इस समय सरकार थी कांग्रेस की और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। इन्होंने जो है सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में जो एक समिति बनाई गई थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में। और ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने अपनी सिफारिश में जो है 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाएं इसकी सिफारिश की थी, लेकिन जोड़े कितने गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य? वर्तमान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने दोस्तों? वर्तमान में है 11 मौलिक कर्तव्य। तो इन सभी के बारे में आगे से हम चर्चा जो है करने वाले हैं। तो जो स्वर्ण सिंह समिति थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इसकी सिफारिश थी कि 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाएं, लेकिन जोड़े गए थे 10 मौलिक कर्तव्य। और वर्तमान में कितने? वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। साथ ही इनकी सिफारिश थी कर यानी टैक्स जमा करना मौलिक कर्तव्य बनाया जाए। साथ ही DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लंघन करने पर सजा की व्यवस्था हो, तो इन दोनों को जो है नहीं माना गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति भी आपको अच्छे से याद हो गई होगी। अब यहाँ पे बात करते हैं 11वां जो मौलिक कर्तव्य था, इसको 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जो है जोड़ा गया था। यानी 10 तो जोड़े गए थे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के बाद जो है जोड़े गए थे। अब दोस्तों 11वां जो है ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जो है जोड़ा गया था। इसमें कहा गया था 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को जो है प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य यानी ड्यूटी है। और साथ ही जो 11वां मौलिक कर्तव्य, इसको आर्टिकल 51A के में जो है रखा गया है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब इनको सीक्वेंस में जो है एक एक करके 11 के 11 मौलिक कर्तव्य हम पढ़ने वाले हैं। तो अब यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल देंगे आर्टिकल 51A के ए में। तो इसमें कहा गया राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का सम्मान, साथ ही संविधान का पालन करना चाहिए, ये हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है। और साथ ही दोस्तों ये हमारा तिरंगा, तो हमारे तिरंगे का अनुपात कितना? 3:2 है। हमारे तिरंगे का डिज़ाइन किसने बनाया था? पिंगली वेंकैया। जो ये केसरी रंग है, ये जो है बलिदान एवं साहस का प्रतीक है। वाइट वाला शांति का प्रतीक यानी पीस, और ग्रीन वाला समृद्धि का प्रतीक है। और साथ ही दोस्तों ये जो अशोक चक्र है, इसमें जो है ये प्रगति का प्रतीक है, यानी 24 घंटे प्रगति पर है। और साथ ही अशोक चक्र में जो है कितने तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। कितनी दोस्तों? 24 तीलियां। जो ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसको जो है राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 में इसको अपनाया गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये था दोस्तों हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है। अब दूसरे मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं आर्टिकल 51A के बी में। तो आर्टिकल 51A के बी की हम बात करते हैं। तो इसमें कहा गया स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके उपदेशों का सम्मान करना चाहिए। यानी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, हमें उनका सम्मान एवं उनके उपदेशों का जो है सम्मान करना चाहिए। हमारा तीसरा मौलिक अधिकार आर्टिकल 51A के सी में भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना। यानी भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना, ये तो हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य है। अब आते हैं आर्टिकल 51A के डी में। इसमें कहा गया है देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। यानी जब हमारे देश को हमारी ज़रूरत हो, तब जो है हमें अपने देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर जो है तैयार रहना चाहिए। ये हमारा चौथा मौलिक कर्तव्य है। पांचवा मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51A के ई में भारत की राष्ट्रीयता एवं भ्रातृत्व की भावना को प्रोत्साहित करना
और महिलाओं का आदर करना, ये हमारा 5वां मौलिक कर्तव्य जो है हो जाता है। भारत की राष्ट्रीयता एवं भ्रातृत्व की भावना को प्रोत्साहित करना और महिलाओं का आदर करना। अब आते हैं दोस्तों आर्टिकल 51A के F में, यानी हमारा 6ठा मौलिक कर्तव्य है देश की संस्कृति को बढ़ावा देना, यानी जो हमारे देश की संस्कृति यानी कल्चर है इसको बढ़ावा देना चाहिए, तो ये हमारा 6ठा मौलिक अधिकार है। अब आर्टिकल 51A का जी कहता है 7वां मौलिक अधिकार, यानी 7वां मौलिक कर्तव्य कहता है जैव विविधता, पर्यावरण, झीलें, समुद्र, पशु आदि का जो है संरक्षण करना चाहिए। यानी आर्टिकल 51A का जी कहता है जैव विविधता, पर्यावरण, झीलें, समुद्र, पशु आदि का संरक्षण करना चाहिए। आर्टिकल 51A का H कहता है वैज्ञानिक भावना और जानने की इच्छा का विकास करना चाहिए, यानी वैज्ञानिक भावना और जानने की इच्छा का जो है विकास करना चाहिए। अब आर्टिकल 51A के I में क्या कहा गया है, ये कहता है सामाजिक या राष्ट्र संपत्ति की रक्षा करना चाहिए और साथ ही हिंसा से दूर रहना चाहिए। यानी सामाजिक और राष्ट्र संपत्ति, जो हमारी संपत्ति सरकारी संपत्ति है, इसकी हमें रक्षा करनी चाहिए और साथ ही दोस्तों लड़ाई झगड़ों से यानी हिंसा से जो है दूर रहना चाहिए। ये हमारा 9वां मौलिक कर्तव्य है। अब 10वां मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51A के जे में जीवन में हर क्षेत्र में जो है आगे बढ़ने का प्रयास करता रहना चाहिए। यानी जीवन में जो है कोई भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास जो है हमेशा करते रहना चाहिए। हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51A के में, इसमें कहा गया है 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना माता पिता या अभिभावक का जो है कर्तव्य यानी ड्यूटी है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये 11 के 11 मौलिक कर्तव्य आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था ये हो गया है कंप्लीट, और कल को एक नया टॉपिक जो है शुरू करेंगे। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जो बताना आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह कैसा लगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।